गली के कुत्ते एक काले शॉपर को झंझोड़ रहे थे। मैं करीब गया तो देखा कि उसमें एक छोटा सा बच्चा रो रहा था। उस बच्चे के गले में एक लॉकेट था, जिसको खोल कर देखा तो उसमें मेरी ही तस्वीर भी लगी थी। उसको पलटकर देखा तो उस पर मेरा नाम और पिता का नाम लिखा हुआ था, और नीचे जो लाइन लिखी थी वो सब पढ़कर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मेरा नाम सनव्वर है। मैं खामोश बैठा हुआ कमरे की छत को देख रहा था, जहां पर छोटे छोटे स्टार लगे हुए थे। मेरी आंखों में आंसू जगमगाने लगे। एक शादीशुदा जोड़ा जिसके घर में औलाद न हो, वो उस दर्द को अच्छे से समझ सकता है, कितना तकलीफ दे लगता है। मैंने अपने दाएं तरफ देखा तो वहां पर बड़ा सा भालू, झूला, खूबसूरत सी छोटी सी अलमारी, छोटे छोटे खिलौने, गाड़ियां, छोटी मेकअप किट और बहुत सारा सामान था। मेरी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। मेरी शादी को पूरे 5 साल बीत गए थे, पर मेरे घर में औलाद की खुशी नहीं आई थी। 3 महीने पहले मेरी बीवी पेट से थी, पर अचानक से उस हादसे ने हमारी खुशियों को हमसे छीन लिया था। मेरी बीवी को जब पता चला कि वो दुनिया में औलाद लाने वाली है, मैंने और उसने मिलकर उस कमरे को बहुत खुशी और दिल की गहराइयों से सजाया था, पर अब सब कुछ तबाह हो गया था। हमारी खुशियां कहीं खो गई थी, और इस एक हादसे ने हमारा सब कुछ हमसे छीन लिया। तो मैंने गहरी सांस ली और अपने आंसू साफ करके कमरे से बाहर आ गया। दरवाजा बंद ही कर रहा था जब मुझे अपने पीछे किसी की आहट सी महसूस हुई। मैंने पलटकर देखा तो मेरी मम्मी खड़ी हुई थी। मैं कुछ कहता उससे पहले ही वो बोली कि कितनी बार तुम्हें समझा चुकी हूँ, उसको डाइवोर्स देकर दूसरी शादी कर लो। ये औरत हमें कभी भी खुशी नहीं दे पाएगी। पर तुम्हें तो समझ ही नहीं आता। मेरे कौन से 10 बच्चे हैं, मेरा एक ही बेटा है, और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी खुशियाँ इस घर में आए, तुम्हारे बच्चों की हंसी गूंजते हुए सुनूं। लेकिन देख लो नतीजा, अब भी वक्त है। 5 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी हम खाली हाथ बैठे हुए हैं। तुम्हारी बीवी के पास खुशी आई थी, उसको भी वो संभाल नहीं सकी, बल्कि सब कुछ खुद ही बर्बाद कर दिया। आज तुम कमरे में छुप छुप कर रो रहे हो। कब तक ऐसा चलेगा बेटा? कब बनूंगी मैं दादी? कब तुम्हारे बच्चे मुझे दादी बोलकर पुकारेंगे? उनकी बातें सुनकर मैंने अपने कदम उनकी तरफ बढ़ाए थे, और बिना कुछ भी कहे उनको सीने से लगा लिया। पर वो बुरी तरह रोने लगी थी। उनकी हिचकियां मेरे सीने में ही दबकर रह गईं। वो बोलती नहीं थी, लेकिन जब बोलती थी तो किसी बात का ख्याल नहीं करती। काफी देर तक वो रोती रही, और फिर मुझसे अलग होकर बोली, कुछ कर लो, वरना तुम्हारी माँ तुम्हारी खुशियां देखने से पहले ही इस दुनिया से चली जाएगी। फिर वो रुकी नहीं थी, बल्कि खामोशी से चली गई। अपनी आंखों में आई हुई नमी को मैंने सख्ती से रगड़ डाला था, और अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाते हुए दरवाज़ा खोलकर मैं दाखिल हुआ तो मेरी बीवी खिड़की के पास खड़ी हुई आसमान को देख रही थी। जब से हमारी जिंदगी में वो हादसा पेश आया था, उस दिन से मेरी बीवी की खुशियां कहीं खो गई थी। उसकी हंसी, उसकी खिलखिलाहट, उसका चहकना, उसका बच्चों जैसा बात करना, सब कुछ बंद हो गया था। मैं उसकी तरफ बढ़ा था। मैं अभी उसके कंधों पर हाथ रखता जब उसकी आवाज़ मेरे कान के पर्दे से टकराई कि आप दूसरी शादी कर लीजिए। मैंने फैसला कर लिया है, आपकी दूसरी शादी करवाकर मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। उनका हक है कि वो आपके बच्चों से दादी का शब्द सुने। उन्होंने कुछ गलत डिमांड नहीं करी है। उनके कौन से 10-15 बच्चे हैं, वो बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। उनका एक ही तो बेटा है, और उनका हक बनता है कि अभी वो कुछ और कहती, उससे पहले ही मैं उसके हाथ पकड़कर बोला, बस चुप हो जाओ। तुम मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो मिनाल। मैं ख़त्म हो जाऊंगा। मैंने प्यार किया है तुमसे। क्या प्यार इसलिए तो नहीं किया था कि मैं बुरे वक्त में तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा? प्यार एक दूसरे से इसलिए किया था कि हम बुरे वक्त में भी एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। ये हमारा बुरा वक्त है, लेकिन हम उसको भी अच्छा बनाएंगे। ऊपर वाले ने हमसे वो खुशी ली है, पर उसने ये नहीं बोला कि मैं तुमसे हमेशा के लिए खुशी छीन रहा हूँ। तुम दोबारा से प्रेग्नेंट हो जाओगी। हम इस कमरे को दोबारा से अच्छे तरीके से सजाएंगे। मम्मी को हमारा बच्चा दादी बोलेगा। तुम क्यों उदास होती हो? जबकि वो सर ना में हिलाकर बोली कि शादी के 5 साल बाद हमें ये खुशी नसीब हुई थी। आपको लगता है अब दोबारा ये खुशी हमें कभी नसीब हो पाएगी? उसकी बात सुनकर मेरा दिल इतनी तेजी से धड़का था कि एक लम्हे के लिए मुझे ऐसा महसूस हुआ, ये ठीक कह रही है। पर फौरन मैंने अपने जज्बात पर काबू पाकर बोला, क्या हो गया है तुम्हें मिनाल? कैसी बातें कर रही हो? ऊपर वाले ने हमसे ये नहीं कहा
कि आप मायूसी बांध कर बैठ जाओ। ऊपर वाले ने कहा है कि तुम उम्मीद रखो, मैं दूंगा। हम मायूसी क्यों करें? मायूसी करना ठीक नहीं है और मैं तुम्हें इस चीज़ की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तुम गलत सोच रही हो। ऐसी बातें नहीं करते हैं। हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? हमने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं किया, बल्कि आप हमेशा लोगों की मदद करते हैं। मैं कभी किसी से कड़वाहट से बात नहीं करती। हमेशा हम सबके साथ अच्छे से रहते हैं। फिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? कुदरत ने सिर्फ हमें ही ऐसी तकलीफ क्यों पहुंचाई? उसकी इन बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं बस खामोश हो गया, इतना कि हम दोनों एक दूसरे की सांस सुन सकते थे। कुछ देर के बाद मैं बिल्कुल चुपचाप बिस्तर पर जाकर लेट गया। उसकी बातें न जाने क्यों मेरा वजूद हिला रही थी। आपने कभी किसी के साथ बुरा तो नहीं किया? ये शब्द न जाने क्यों ऐसा लगता था जैसे अंदर मौजूद ज़मीर को जगा रहा हो। क्या सच में मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया था? क्या सच में मैं दूध का धुला हुआ था? ऐसे कई तरह के ख्याल मेरे दिमाग में आ रहे थे, पर मैं आंखें बंद किए हुए कब गहरी नींद में सो गया, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। अगली सुबह का सूरज पूरी तेजी से रोशन हुआ था। मैं गहरी नींद सो रहा था जब कमरे में आहट सी महसूस हुई। ऐसा लगता था कि जैसे कोई धीमी धीमी आवाज़ में किसी से बात कर रहा हो। मैंने फौरन से अपनी आंखें खोल ली थी। दाएं तरफ देखा तो मेरी बीवी बिस्तर पर नहीं थी। जब से उसका मिसकैरेज हुआ था, उस दिन से ही मेरी बीवी थोड़ी देर से जागती थी। उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब रहती थी और उसने खुद को संभालना भी छोड़ दिया था। न तैयार होती थी, ना ही अपनी तबीयत की फ़िक्र करती थी। बस ऐसे ही ज़िंदगी गुजार रही थी। मैं उस पर गुस्सा भी करता कि ये क्या तरीका है मिनाल, तुमने अपने आप को बिल्कुल ही बेखबर कर लिया। तुम एक औरत हो, औरत सजी सवरी हुई अच्छी लगती है, इस तरह उजाड़ नहीं। पर उसके पास सिर्फ एक ही जवाब होता था, अगर मेरी झोली भर गई, मैं तैयार होना शुरू कर दूंगी। और इस बात के बाद मैं कुछ बोल ही नहीं पाता था। मैं चुपचाप अपने बिस्तर से उतरा और बालकनी की तरफ आया। मेरी बीवी वहां पर खड़ी हुई किसी से रो रो कर बात कर रही थी और आवाज़ साफ नहीं आ रही थी। मैं थोड़ा और नज़दीक गया। अगर दरवाज़ा खोलता तो उसको पता चल जाता। मैं फ़िलहाल उसकी बात सुनना चाहता था कि आखिर वो किससे रो रो कर बात कर रही है। ऊपर वाले के लिए ये सब मत करिए, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझसे मेरी इतनी बड़ी खुशी छीन ली है, अब और क्या चाहते हो? उसके शब्द नहीं, मानो पिघला हुआ शीशा थे। यानी मेरी माँ बिल्कुल ठीक कहती थी, मेरी बीवी अपनी प्रेगनेंसी संभाल नहीं पाई थी। मैं फौरन ही दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर बिल्कुल सन्नाटा सा छा गया। मैंने गुस्से से उसका मोबाइल हाथ से छीना और अपने कान पर लगाते हुए बोला कि कौन बात कर रहा है? कौन है? जवाब दो। पर दूसरी तरफ से फौरन से कॉल कट गई। मैंने मोबाइल ज़ोर से ज़मीन पर फेंक दिया था और अपनी बीवी को देखते हुए दांत पीसकर बोला कि सच सच बताओ, क्या मामला है? ये किससे बात चल रही थी? झूठ मत कहना मुझसे। मैं तुम्हें अभी के अभी जिंदा गाड़ दूंगा। तुम ही मेरी औलाद की कातिल हो। मेरी मम्मी यानी बिल्कुल ठीक कह रही थी कि तुम्हारी वजह से हम माँ बाप नहीं बन पा रहे। कौन था ये इंसान? मेरी बात सुनकर वो मुझे देखते ही बोली कि नहीं सनव्वर, आप गलत समझ रहे हैं। जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा तो नहीं है। मैं कोई और बात कर रही थी। जबकि मैंने उसके दोनों बाजू को पकड़कर उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला, सच सच बताओ कौन था ये और ये किस तरह की बातें हो रही थी? मैं समझ गया हूँ, मेरी औलाद को तुमने ही खत्म किया है। पर आज तुम्हारे मुंह से ये बात सुनकर मुझे यकीन आ गया कि तुमने अपनी औलाद को खुद मारा था। वो हादसा अचानक से नहीं हुआ, बल्कि तुमने पूरा प्लान बनाया था। मुझे अब समझ आ रहा है। मैं कुछ और कहता, उससे पहले ही मेरी बीवी 2 कदम पीछे हुई और सर को ना में हिलाकर बोली कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप गलत सोच रहे हैं। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। वो कुछ और कहती, पर अचानक से वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर गई। लम्हे भर के लिए ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी ने मेरे कदमों के नीचे से जमीन खींच ली हो। अचानक ये क्या हुआ था? मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। मैं फौरन उसके नजदीक गया और उसको पकड़कर उसके गाल थपथपाने लगा, पर उसका पूरा वजूद ठंडा पड़ रहा था। उसकी ऐसी हालत को देखकर मेरी खुद हालत खराब हो रही थी। मैंने फौरन से उसको उठाया, उसको कमरे में ले आया, जल्दी से उसके चेहरे पर पानी छिड़का तो हल्का हल्का उसको होश आने लगा था। पर कुछ लम्हे के बाद उसने अपनी आंखें खोल ली थी। मैं अब बिल्कुल खामोश सा हो गया। मुझे अपने सामने देखकर उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उससे पूछूं,
लेकिन उसकी हालत को देखते हुए मैं चुपचाप कमरे से बाहर आ गया। पर गुस्से की वजह से मेरे दिमाग की नस उभर गई थी। क्या मेरी माँ का अंदाज़ा बिल्कुल ठीक था? मेरी माँ ने मिसकैरेज के अगले दिन ही मुझसे बोला था कि इस सब कुछ की तुम्हारी बीवी असली कसूरवार है। और उस दिन पहली बार मैं अपनी माँ से बुरी तरह उलझ गया था कि आप कोई हक नहीं रखती हैं मेरी बीवी को इस तरह से कुछ भी कहने का। अभी इस वक्त वो बहुत बड़े दुख में है। आप उसके बारे में ऐसा कुछ मत कहिए। ऊपर वाले से डरिए। आप भी एक औरत हैं। मैंने अपनी माँ को बहुत बातें सुनाई, पर आज मुझे अपने आप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि जब मम्मी ने सब कुछ कहा था तो मुझ पर ये ज़रूरी था कि मैं एक बार इस मामले पर नज़र रखूं। लेकिन मेरी कम अक्ली ने सब कुछ ख़राब कर दिया था और मुझे असली हकीकत पता नहीं चल पाई थी। मैं सीधे अपने बच्चे के कमरे में आ गया, जिसको हमने पहले ही सजा लिया था, और खामोशी से वहीं पर उसके बिस्तर पर बैठ गया। 3 महीने पहले उस कमरे की एक एक चीज़ मैंने अपने हाथों से तैयार करवाई थी। मेरी मम्मी की बहन, मेरे पापा की बहन, सबने मुझे मना भी किया था कि इतनी जल्दी ये सब कुछ मत करो, नज़र लग जाती है। माँ बाप की अपनी ही लग जाती है, पर मैंने किसी की नहीं सुनी थी। मैं औलाद को लेकर इतना पागल हो गया था कि दुनिया भर की सहूलतों को उसकी झोली में डाल देना चाहता था, पर कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और जब मेरी बीवी की प्रेगनेंसी ज़ाया हो गई, मेरी माँ ने उसी दिन मुझसे बोला कि ये सब तेरी बीवी ने खुद किया है। मैं आंखों देखा हाल बता रही हूँ, पर मैंने अपनी माँ की किसी भी बात पर यकीन नहीं किया था। लेकिन आज उनकी बातें सुनकर धीरे धीरे मुझे भी बीते हुए वक्त की कुछ बातें याद आने लगीं। वो हादसा, उस दिन का वाकया आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चल रहा था। 3 महीने पहले अचानक से ही मेरी बीवी ने मुझे अपनी तबीयत का जिक्र किया। वो बोली कि ऐसा लगता है जैसे एक बहुत बड़ी खुशखबरी हमारे घर आने वाली है। उसके चेहरे पे इतनी रौनक थी कि मैं हैरान था। मेरी माँ ने भी 2 दिन पहले मुझसे यही बात कही थी कि मैंने तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के हवाले से बहुत ही खूबसूरत सपना देखा है। बस ऊपर वाला इस सपने को ऐसे ही रखे। मम्मी की बात याद करके मैं उसके साथ फौरन से अस्पताल पहुंच गया था, पर मेरी बीवी पूरे रास्ते अजीब बर्ताव करती रही थी कि हमें अभी हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए, इतनी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, हम डॉक्टर को घर बुला लेते हैं। आप इतने अच्छे हैं, कमाते हैं, आपकी कितनी पहचान भी है, कोई भी लेडी डॉक्टर घर पर आ जाएगी और इस बात का चेकअप कर लेगी। पर मैं चाहता था कि हम एक बार चेकअप करवा लें। अगर ऐसी खुशखबरी थी तो मैं उसको अच्छे तरीके से मनाना चाहता था, पर मैं अनजान था कि मेरी बीवी एक बड़े खतरे से मुझे रोक रही थी। पर मेरी जल्दबाजी की वजह से मैंने अपनी बीवी की एक बात नहीं सुनी और उसको ज़बरदस्ती ही हॉस्पिटल ले आया। हॉस्पिटल में दाखिल होकर वो इधर उधर बहुत अजीब अंदाज में देख रही थी। कई बार मैंने उससे पूछा भी कि क्या हुआ है, ऐसे क्यों देख रही हो, लेकिन उस दिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया था। मेरी बीवी के चेकअप के बाद वो सच जिस वक्त डॉक्टर ने मुझे खुशी दी थी, मैं खड़े होकर चीख पड़ा था। मेरी बीवी की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। हम दोनों ने बिना लोगों का ख्याल किए एक दूसरे को गले लगा लिया और मुबारकबाद दी। मैंने उसी पल मिठाई खरीदकर पूरे अस्पताल में बांटी। मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मैं अपनी हालत किसी को बता ही नहीं सकता था। जिस वक्त मैं मिठाई बांट रहा था, मेरी बीवी ने मेरे हाथ को पकड़कर एक अजीब डरे हुए अंदाज में मुझे मना भी किया था, यहाँ नहीं, हम घर पर जाकर मिठाई बांट देंगे। पर मैंने उसकी एक भी बात नहीं सुनी, बस खुशी में सबको बता रहा था। हम अस्पताल में शोर शराबा करके घर आ गए थे। हमने घर आकर बहुत धूमधाम से इस खुशी को मनाया। मेरी माँ ने मुझे टोका भी था कि ऐसे मत करो, ये बहुत ही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, इनको जितना छुपाकर रखा जाए उतना ही सेफ होता है। पर जिंदगी में जब एक इंसान को 5 साल के बाद उसकी मन की खुशी मिल जाए, वो उससे भी कहीं गुना पागल हो जाता है। मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जिंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी। 2 दिन बाद मैंने अपनी औलाद के लिए कमरा सेट करना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता था कि मेरे घर बेटा पैदा होगा या बेटी। मैंने दोनों बच्चों का सामान लाना शुरू कर दिया था। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बारबी बेड, लड़कियों का बेड, अलमारियाँ, खिलौने, गाड़ियाँ, मेकअप किट, एक एक चीज़ में लेकर आ गया था। इस बात से अनजान कि ये खुशी मुझे नसीब ही नहीं होनी। 3 महीने के बाद मेरी बीवी का पेट उभरने लगा था। मैं बहुत खुश था। हमने हमारे सारे शौक खत्म कर दिए। मेरी बीवी बिल्कुल घर में कैद रहती थी। मैंने कई बार उससे बोला कि डॉक्टर ने कहा है तो मैं हल्की हल्की वॉक करवाई जाए,
हम करीब के पार्क में ही चलते हैं, पर उसने मना कर दिया। एक अजीब सा डर था जो मुझे हमेशा हैरान करता था, लेकिन मैंने कभी भी अपने जज्बात उसके सामने नहीं दिखाए। मैं ऐसी कोई भी बात कहकर उसका दिल नहीं दुखाना चाहता था। हर पल उसका ख्याल रखता, हर लम्हा उसके आगे पीछे फिरता। मुझे मेरी बीवी सबसे ज्यादा प्यारी हो गई थी, इस बात से अनजान कि मेरी खुशियों की कातिल भी वही बनने वाली है। वो खुश थी जब हम कमरा सजा रहे थे, पर जब भी मैं सामान लेकर आता, वो हमेशा मुझे डांट देती कि आपको क्या ज़रूरत है सबको दिखाकर सामान लाने की। सामान रात के वक्त भी लाया जा सकता है। ऐसा लगता था जैसे वो अपनी प्रेगनेंसी किसी से छुपाना चाहती है। कई बार मैंने अकेले में उससे पूछा भी था कि क्या तुम्हें कोई डर है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर उसने कभी मुझे कुछ नहीं बताया। 3 महीने के बाद अचानक से उसने मुझसे ख्वाहिश की थी कि मैं पहाड़ों पर घूमने जाना चाहती हूँ। मैं हैरान हुआ था। वो मेरे साथ पार्क तक नहीं जाना चाहती थी और अचानक से पहाड़ों पर। मेरे एक शादीशुदा दोस्त ने मुझसे कहा कि भाई तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट है। इस बीच वो अनोखी से अनोखी ख्वाहिश करेगी। उसके किसी भी ख्वाहिश को इग्नोर मत करना, बल्कि उसकी हर ख्वाहिश को सर आंखों पर रखना, उसकी हर बात को मानना, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करना। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने शिमला जाने का प्रोग्राम बना लिया था। मैंने जब ये बात मम्मी को बताई तो उन्होंने मुझे फौरन से मना कर दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है कहीं भी जाने की। इस हालत में लड़कियों का इस तरह से ऐसी जगह पर जाना ठीक नहीं होता। और वैसे भी तुम्हें 5 साल के बाद ये खुशी नसीब हुई है। जितना हो सकता है तुम लोग अपना वक्त घर में ही गुजारो। 3 महीने हुए हैं, उसके पाँव अभी इतने भारी नहीं हुए, समझो इस बात को। लेकिन मैं इस वक्त कुछ भी नहीं सुनना चाहता था। मेरे दिमाग पर सिर्फ और सिर्फ मेरी बीवी की खुशियां सवार थीं या फिर औलाद की खुशी, मुझे नहीं पता था। मैंने मम्मी को मना कर दिया कि आप प्लीज़ मेरे मामले में नहीं बोलिए। मैं आपके रहने का पूरा बंदोबस्त करके जाऊंगा। आप खाला के घर पर रहेंगी, आपका ख्याल वो लोग रखेंगे। मैं आपको पैसे भी देकर जाऊंगा। मैं बस 5 दिन की ट्रिप पर जा रहा हूँ, जल्दी ही घर लौट आऊंगा। लेकिन मेरी माँ मुझसे सिर्फ इतना बोली कि मिनाल इस बच्चे को नहीं चाहती। मत करो ऐसा, वो बर्बाद कर देगी तुम्हें। इस वक्त मेरा दिमाग बहुत घूम गया। पहली बार मैं अपनी माँ पर चिल्लाया था कि चुप हो जाइए आप। आपको मेरी खुशियाँ प्यारी ही नहीं हैं। आप नहीं चाहती कि मेरा घर बसा रहे और मेरे घर औलाद की खुशियाँ आए। अब अगर मेरी बीवी कोई ख्वाहिश कर रही है तो मैं क्यों उसको पूरी नहीं करूं? मैं हर कीमत पर उसकी खुशी को पूरा करूंगा और जो वो कहेगी मैं वैसा ही करूंगा। मैंने अपनी माँ की बात को नज़रअंदाज कर दिया और अपनी बीवी को लिए शिमला चला गया था, इस बात से अनजान कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा खेल पहले ही तैयार हो गया। मैं उसको फ्लाइट से लेकर गया था, हालांकि उसने मुझसे ख्वाहिश की थी कि वो ट्रेन से जाना चाहती है। मैं थोड़ा सा हैरान भी हुआ कि तुम्हारी तबीयत इतनी ख़राब है, फिर भी तुम ट्रेन का सफ़र करना चाहती हो, और उसने अच्छी खासी लड़ाई की थी। मुझे इसी में जाना है, तुम्हारे पास इतना बेकार का पैसा नहीं है। अभी बच्चा पैदा होगा, उस पर भी काफ़ी पैसा लगेगा। पर मैंने उसकी एक बात नहीं सुनी। हम फ्लाइट से ही गए थे। अब मैं इतना पागल भी नहीं था कि अपनी बीवी को तकलीफ पहुंचाता। हम शिमला लैंड हुए तब भी मिनाल काफ़ी डरी हुई थी। मेरा हाथ उसने इतनी मजबूती से पकड़ रखा था कि मैं खुद हैरान हो गया। अब मैं इतना पागल भी नहीं था कि अपनी बीवी को तकलीफ पहुंचाता। हम शिमला लैंड हुए तब भी मिनाल काफ़ी डरी हुई थी। मेरा हाथ उसने इतनी मजबूती से पकड़ रखा था कि मैं खुद हैरान हो गया। एक दो बार मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है, अगर कुछ अजीब महसूस हो रहा हो तो हम किसी डॉक्टर के पास चले जाते हैं। पर उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं ठीक हूँ, बस दिल चाह रहा है कि आपके साथ साथ रहूं। मैं बस खामोश हो गया। इसलिए मैं सीधा फार्म हाउस आया था जो मैंने इसके लिए बुक किया था। फार्म हाउस बहुत ही खूबसूरती से बना हुआ था। सामने झील, पहाड़ पर हर चीज़ मौजूद थी। वहां पर जाते ही मेरी बीवी ने ख्वाहिश करी कि अब हम पहाड़ पर चलेंगे। मैंने मना किया कि मम्मी ने सख्ती से मना किया था कि तुम्हें पहाड़ पर लेकर नहीं चलना, तुम्हारा इतना चलना ठीक नहीं है। पर उसने मेरी बात को नहीं सुना। वो इतनी ज़्यादा ऊंची ऊंची आवाज़ में झगड़ने लगी कि मजबूरन मुझे उसको हाँ कहनी पड़ गई थी। उसी वक्त हम अपना सामान वगैरह रखकर पहाड़ पर जाने के लिए निकल गए। और कहते हैं ना कि जब इंसान अपने लिए परेशानियां खुद तलाश करता है तो कोई भी इंसान उसको रोक ही नहीं सकता। फिर पहले ही तैयार कर लिया था। मैंने उसको बहुत सख्ती से पकड़ा हुआ था। एक लम्हा भी मैं उसका पाँव आगे पीछे नहीं होने दे रहा था। बीच पहाड़ पर पहुंचकर
उसने मुझसे एक बार फिर से झगड़ा करना शुरू कर दिया कि मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मैं खुद अपनी मर्जी के मुताबिक चलूंगी। आपने मुझे छोटी बच्ची समझ लिया है जो छोड़ ही नहीं रहे। उसका अंदाज मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, पर फिलहाल मैंने उसका हाथ छोड़ दिया था। ये करने की देर थी जब अचानक से वो फिसल गई और नीचे गिरती चली गई। कलाबाजी खाती हुई वो नीचे जाती जा रही थी, जबकि मेरी जान हलक में अटक गई। उस वक्त मुझे मेरे बच्चे का ख्याल नहीं, मुझे सिर्फ मेरी बीवी का ख्याल था। ये अचानक हुआ क्या था, मैं खुद नहीं समझ पा रहा था। मैं दीवानों की तरह उसकी तरफ भागा, पर हादसा होना था और वो हो गया था। मिनाल का सर फटा था। वो अपना पेट पकड़कर बहुत बुरी तरह से रो रही थी। उसकी ऐसी हालत थी कि पास मौजूद लोगों ने मेरी बहुत मदद की। मैं उसको लेकर फौरन से करीब के अस्पताल पहुंच गया, पर हमें पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो गई थी। मेरा बच्चा ज़ाया हो गया। डॉक्टर ने वहां पहुंचते ही मुझे ये खबर सुना दी थी। उस वक्त मैं चीखें मार मार कर रो रहा था। मेरी बीवी खतरे से बाहर थी, सिर्फ उसके सर पर चोट आई, लेकिन इस हादसे ने मेरी जिंदगी उजाड़ दी थी। हम 2 दिन हॉस्पिटल में रहे। उस बीच मैंने मिनाल से कोई बात नहीं की थी। मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था। ये बात सोचकर मैं कई बार खुद पर गुस्सा भी हुआ कि ये क्या तरीका है, इस बेचारी का क्या कसूर। लेकिन मुझे अब समझ आ रहा था, उसकी नीयत खराब थी। उसने खुद अपने हाथों से अपनी खुशियों का कत्ल किया। जब भी मैं उससे बात नहीं करना चाहता था। मैं जब घर पहुंचा, मेरी माँ ने मुझ पर बहुत जोर किया। जब मैंने तुम्हें मना किया था, तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? अब नतीजा खुद देख लो। खत्म हो गई हमारी सारी खुशियाँ। तुम्हारी बीवी ने अपने हाथों से अपने बच्चे का कत्ल कर दिया। मैंने तुमसे कहा भी था कि ये नहीं चाह रही कि बच्चा पैदा करना, तब मेरी बात तुमने नहीं सुनी। माँ दरवाजे पर ही शुरू हो गई थी। इस वक्त भी मैं बहुत बुरी तरह अपनी माँ पर दहाड़ गया। खबरदार, जो आपने मेरी बीवी को एक शब्द भी कहा, उसका कोई कसूर नहीं है। वो इस वक्त तकलीफ में है। आप एक औरत हैं और उसकी तकलीफ को समझिए। पर कहते हैं ना कि एक वक्त रहता है जब सब आंखों पर बंधी हुई पट्टियां खुलना शुरू होती। वक्त की रफ्तार धीरे धीरे आगे बढ़ती गई और मैं अपनी बीवी की तरफ दोबारा से खिंचने लगा। उसका अचानक से इतना खामोश हो जाना मुझे अंदर ही अंदर घायल करता गया। मैं उसको संभालने की बहुत कोशिश करता था, उसको दिलासा देता कि कोई बात नहीं, अगर हमारे घर औलाद नहीं हुई हम तब भी खुश हैं। पर मिनाल बिल्कुल चुप चुप सी रहती थी। कभी अचानक रोना शुरू हो जाती, तो कभी अचानक से बिल्कुल खामोश हो जाती। और आज जो मैंने शब्द सुने, उसने मेरे सारे शक को हकीकत में बदल दिया। उसका किसी इंसान का फ़ोन पर रो रो कर कहना कि तुमने मेरी इतनी बड़ी खुशी भी मुझसे छीन ली, अब तुम क्या चाहते हो? इस बात से ही अंदाज़ा हो गया था कि मेरी माँ गलत नहीं थी, उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला था। अचानक से उसका मेरे इल्ज़ाम पर बेहोश हो जाना मुझे और ज़्यादा मजबूर कर गया। ऐसा लगता था कि किसी ने मेरे हाथों को ज़ंजीर से बांध रखा था। वक्त की रफ्तार न कभी रुक सकी है और न कभी रुक पाएगी। कुछ देर तक मैं अपने बच्चे के कमरे में बैठा हुआ रोता रहा और फिर चुपचाप अपने कमरे में आ गया। मेरी बीवी बिस्तर पर ही लेटी हुई छत को देख रही थी। मैं बिना कुछ भी कहे वॉशरूम गया, चुपचाप फ्रेश हुआ और बिना उसको बाय बोले काम के लिए चला गया। पूरा दिन मेरा मन बहुत ही उदास गुजरा। लम्हा लम्हा मुझे इस बात का दुख खाया जा रहा था कि मेरी बीवी ने मेरे साथ धोखा किया। मैंने कभी उसके लिए बुरा नहीं सोचा था, हमेशा उसका साथ दिया, पर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था? रात का अंधेरा चारों तरफ फैल रहा था। काम खत्म होने के बाद भी मैंने आज ऑफिस में तकरीबन 2 घंटे वहीं गुजारे, पर जब ऑफिस की सारी लाइट बंद हो गई, मुझे मजबूरन वहां से निकलना पड़ा। पर मम्मी की आई हुई लगातार कॉल्स की वजह से मजबूरन मुझे घर पर जाना पड़ गया। मैंने आज दिल में इरादा बना लिया था कि अपनी माँ से भी अपनी इन सब बदतमीजी की माफ़ी मांगूंगा जो बिना वजह मैंने उनसे की थी। मैं अभी दरवाजे से निकलकर पार्किंग के पास पहुंचा ही था जब अचानक से मेरा दिल बहुत तेज धड़कने लगा। ऐसा लगता था कि जैसे कुछ हुआ है, या ना होने वाला है, या फिर होने वाला है। मैंने अपना सर झटका और गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ निकल गया। रात के 11 बज रहे थे। पूरा रोड सुनसान हो रहा था। अचानक से ही मेरी गाड़ी झटका खाने लगी। मैंने गाड़ी संभालने की कोशिश की, पर कुछ ही लम्हे के बाद गाड़ी बिल्कुल बंद हो गई। शायद इंजन गर्म हो गया था। मैंने गुस्से से हाथ स्टीयरिंग पर मारा। ये क्या मुसीबत है? इस वक्त ही सब परेशानियां आनी थी। काम से वापस घर जाते हुए हमेशा सुकून से होकर जाना चाहता था, पर अब इसकी वजह से मजबूरन
मुझे गाड़ी से उतरना पड़ रहा था। रोड बिल्कुल सुनसान था। इस तरह बीच सड़क पर रुकना भी ठीक नहीं होता। कहीं न कहीं मैं कुछ मामलों से घबराता था। मैंने अभी गाड़ी चेक करना शुरू की थी जब अचानक से मुझे एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई। मैंने एकदम से पलटकर देखा जब दूर से कुछ कुत्ते भौंकते हुए काले शॉपर को झंझोड़ने लगे थे। मेरा दिल इतनी तेज़ी से धड़का कि एक लम्हे के लिए ऐसा महसूस हुआ कि अभी के अभी दिल हलक में आ जाएगा। मैं फौरन से उसकी तरफ भागा। मुझे एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ आई थी। क्या उस काले शॉपर में एक छोटा बच्चा था? ये सोचते ही मैंने अपने पाँव से अपना जूता निकाला और उन तीनों कुत्तों की तरफ फेंका। डरकर वो तीनों ही पीछे हो गए, पर मुझे देखकर ज़ोर-ज़ोर से भौंकने लगे। मैंने दूसरा जूता निकालकर उनकी तरफ फेंका, तो इस बार वो तीनों डरकर दूसरी तरफ भाग गए। मैं फौरन से उस काले शॉपर के पास आया। जल्दी से मैंने उसका मुंह खोला, तो उसमें एक छोटा सा बच्चा सच में मौजूद था। उसको देखकर पता चल गया था कि वो एक लड़का है। जब मेरी नज़र एक कागज़ पर पड़ी थी, बच्चा बहुत बुरी तरह से रो रहा था। मैंने फौरन से उसको सीने से लगाकर थोड़ी थपकी दी, तो वो अब आंखें बंद करके मेरे सीने से ऐसे चिपक गया जैसे हमारे बीच जन्मों जन्मों का रिश्ता हो। उस कागज़ पर मौजूद लाइनें जैसे जैसे मैं पढ़ता गया, ऐसा लगता था कि जैसे मेरा बीता हुआ वक्त मेरी आंखों के सामने आकर खड़ा हो जाएगा कि मैं सोच भी नहीं पाऊंगा। उसका पहला शब्द ही मेरे नाम से शुरू हुआ था, सनव्वर। उम्मीद करता हूँ जब आपको ये बच्चा मिलेगा आप ठीक होंगे, और उम्मीद यही है कि बच्चा आपके हाथ ही आए। ये आप ही का खून है। अगर यकीन नहीं हो तो डीएनए टेस्ट करवा लेना। बच्चे को संभाल लेना। आपका सबसे करीबी दोस्त आकिफ। इस आखिरी शब्द ने ऐसा लगता था जैसे मेरे अंदर का दिल नोच कर हथेली पर ले आया हो। मैं कुछ देर तक वहीं पर खड़ा उस खत को देखता रहा, शब्द को पढ़ता रहा जिसको मैंने 1 साल पहले पीछे छोड़ दिया था। मैंने आगे पीछे नज़र दौड़ाई, मुझे कुछ नज़र नहीं आया। वो बच्चा तकरीबन 2 महीने का था। मैं कपकपाते कदमों से उसको लिए अपनी गाड़ी में बैठ गया। मैं ये भी भूल गया था कि मेरी गाड़ी खराब हो गई और वो बच्चा बिल्कुल गहरी नींद में सो रहा था। मैंने डरते डरते उसको बहुत ही नरमी के साथ सामने वाली सीट पर लिटाया था और गाड़ी को ऑन किया। जैसे ही मैंने उसको चालू किया, हैरान हो गया। शायद इंजन ठंडा हो गया था। मैंने उस बच्चे के सीने पर हाथ रखा और गाड़ी को धीरे धीरे चलाना शुरू हो गया। दिल की धड़कन अभी भी तेज। मुझे समझ नहीं आ रहा था इस बच्चे का मैं क्या करूं, पर मैं अपनी बीवी का सामना कैसे करूंगा? क्या मैं अपना गुजरा वक्त बता दूंगा? फिलहाल मैं इस बात को बिल्कुल भूल ही चुका था कि आज मैं अपनी बीवी से नाराज हो गया था। आज मैंने पूरा दिन उस पर शक करके गुजारा था, और अब भी मैं जब घर पर जा रहा था, अब अगर मुझे कुछ याद था तो मेरे बराबर में लेटा हुआ वो 2 महीने का बच्चा, और खत जिस पर आकिफ सिर्फ एक नाम नहीं था, मेरी जिंदगी का वो हादसा था जिसको मैं चाहकर भी भुला नहीं सकता। बस सफर को तय करके मैं घर पहुंच गया। बच्चे को नरमी से उठाए मैं सीधा अपनी माँ के कमरे में आया। मम्मी मेरे इंतजार में ही बैठी हुई थी। मुझे देखते ही वो फौरन से बोली कि मिनाल अभी मेरे बारे में सोचते हुए बैठकर रो रही थी। तुम उसको परेशान कर रहे हो। मेरा इरादा तुम दोनों के बीच लड़ाई करवाने का नहीं था। मैं सिर्फ अभी आगे वो कुछ कहती, इस पल उनकी नज़र मेरे हाथ में मौजूद छोटे से बच्चे पर पड़ गई। वो अपनी जगह से खड़ी हो गई और मुझे देखते हुए बोली कि किसका बच्चा लेकर आ गए हो तुम? कहीं तुमने बच्चा अडॉप्ट तो नहीं कर लिया? पागल हो, मैं तुम्हारा खून चाहती हूँ। तुम ऐसे किसी बच्चे को कैसे गोद ले सकते हो? माँ और कुछ कहती जब मैंने नरमी से बच्चे को उनके बिस्तर पर लिटा दिया और उनका हाथ पकड़ लिया, फिर बिस्तर पर भी बैठ गया। वो मुझे देखते हुए बोली, ये तरीका सही नहीं है। तुम यानी मेरे बेटे का खून इस दुनिया में आना चाहिए। तुमने बच्चा गोद क्यों लिया? मम्मी कुछ और कहती उससे पहले ही मैं उनको देखते हुए बोला, माँ मैंने ये बच्चा अडॉप्ट नहीं किया। ये आपके बेटे का खून है, मेरा ही बेटा है। ये शब्द पूरे होते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी जुबान पर अंगारा रख दिया हो। मैंने सोचा भी नहीं था कि जब मैं ये शब्द कहूँगा तो मैं इतना ज़्यादा अजीब हालात में आ जाऊँगा। मेरी माँ मुझे देखते हुए बोली, क्या मतलब है? तुम्हारा खून है, पर मिनाल तो प्रेग्नेंट नहीं है। क्या कहना चाहते हो तुम? और ये बच्चा काफ़ी बड़ा लग रहा है, तकरीबन 2-3 महीने का। मैं कुछ देर खामोश रहा और फिर वक्त का वो हादसा धीरे धीरे उनको बताना शुरू हो गया। उसको मैंने छुपा लिया। मेरी माँ मेरी तरफ फटी फटी नज़रों से देखने लगी। 1 साल पहले मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ घूमने कनाडा गया था। वहाँ पर मेरी मुलाकात एक आकिब नाम के आदमी से हुई थी,
जिसको प्यार से सब ज्यादातर आकिफ कहते थे। मैं भी उसको वही कहकर पुकारने लगा था जब उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझसे एक बात कही थी कि क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो। मैं थोड़ा सा हैरान हो गया। अभी हमें मुलाकात किए सिर्फ 3 दिन हुए थे। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, पैसे वगैरह चाहिए? और वो हंसते हुए बोला कि आप मजाक कर रहे हैं, मैं इतना अमीर हूँ, यहाँ पर अपने 2 होटल हैं, आपको लगता है कि मुझे आपसे पैसे की ज़रूरत होगी? उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा सा परेशान हो गया कि आखिर क्या बात है। और फिर वो सर झुकाकर बोला, भाई, मैंने अपनी बीवी को जल्दबाजी में डाइवोर्स दे दी, लेकिन अब हम दोनों ही बहुत परेशान हैं। मैं अपनी बीवी को अकेला नहीं छोड़ सकता, मेरे 2 बच्चे भी हैं, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। बस गुस्से में जज्बाती होकर मैंने वो फैसला कर लिया, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तुम मेरी बीवी से शादी कर लो, उसको बाद में छोड़ देना, मैं तुम्हारा हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। उसकी बात सुनकर मैं फौरन से बोला, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मैं शादीशुदा हूँ और अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। उसने मुझे बहुत भरोसे के साथ यहाँ पर भेजा है। ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहता जो उसको मायूस करे, पर उसने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। कहने को आप मेरे लिए अजनबी हो, पर अपनी बीवी के हवाले से किसी पर भरोसा कर पा रहा हूँ। ऊपर वाले के लिए मेरी मदद करिए। उसने मेरे पैर तक पकड़ लिए और मैं फिर उसको उठाकर मना नहीं कर पाया और शादी के लिए हामी भर ली। उस रात मेरी शादी हुई और हम दोनों नज़दीक आ गए थे, और इस बात से अनजान कि ऊपर वाला मुझे ऐसी औलाद देगा। 2 दिन मैं वहाँ ठहरा था और अपने घर वापस आ गया था। हमारे बीच दोबारा से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ और ना ही मैं करना चाहता था। मेरा दिल किया इस बात के बारे में अपने घर वालों को बताऊं, मम्मी को बताऊं, अपनी बीवी को, मगर बोल ही नहीं पाया। कुछ देर तक मैं बिल्कुल खामोश हो गया। ऐसा लगता था जैसे वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। उस रात में एक पल भी सो नहीं पाया। बच्चा मेरी माँ के पास गहरी नींद में था। उसकी सांसें बहुत हल्की थीं, जैसे जरा सा शोर भी उसे इस दुनिया से डरा देगा। मैं कमरे के कोने में बैठा दीवार को घूरता रहा। मेरे दिमाग में बस एक ही आवाज़ गूंज रही थी, अगर ये बच्चा मेरा हुआ तो। ये सवाल मुझे डराता नहीं था, ये सवाल मुझे तोड़ रहा था, क्योंकि अगर ये बच्चा मेरा हुआ तो मेरी बीवी मिनाल निर्दोष थी, और वो निर्दोष थी तो मैं अपराधी था। सुबह होने से पहले ही मैंने फैसला कर लिया कि अब और भागना नहीं है, अब सच से आंख नहीं चुरानी है। अगले दिन मैंने एक भरोसेमंद अस्पताल में डीएनए टेस्ट के लिए अपॉइंटमेंट लिया। ये फैसला लेना आसान नहीं था। फोन मिलाते वक्त मेरे हाथ कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं खुद अपनी जिंदगी के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा हूँ। माँ ने मुझे कुछ नहीं कहा, बस एक नज़र डाली। उस नज़र में नाराज़गी नहीं थी, दर्द था, और शायद उन्हें सब कुछ समझ आ चुका था। शायद बहुत पहले से मिनाल को कुछ नहीं बताया। मैं उसके कमरे के बाहर खड़ा रहा, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। वो पहले ही टूट चुकी थी, और अगर मैंने उसे सच कह दिया होता तो शायद वो पूरी तरह से बिखर जाती। मैं ये गुनाह अकेले उठाना चाहता था। डीएनए टेस्ट के लिए बच्चे का सैंपल लिया गया। जब नर्स ने उसे मेरी बाहों से लिया तो बच्चा अचानक रो पड़ा। उसकी उंगलियां मेरी उंगली को कसकर पकड़ चुकी थी। मैं वहीं खड़ा रह गया। उस छोटे से एहसास ने मेरे अंदर कुछ तोड़ दिया। अगर ये मेरा नहीं हुआ तब भी मैं इसे छोड़ नहीं पाऊंगा। ये बात मुझे उसी पल समझ आ गई थी। अब इंतज़ार शुरू हुआ। इंतज़ार सबसे खतरनाक सज़ा होती है। न इसमें दर्द खत्म होता है, न उम्मीद मरती है। उन दिनों में हर पल खुद को अदालत में खड़ा महसूस करता रहा। हर याद एक गवाह बन चुकी थी। मिनाल की चुप्पी, उसका डर, पहाड़ों पर उसका रोना, मेरा गुस्सा, मेरी जिद, सब एक एक करके मेरे सामने पेश हो रहे थे। और फिर वो दिन आया। डॉक्टर ने रिपोर्ट मेरे हाथ में थमाई। मैंने लिफाफा खोला, लेकिन पढ़ नहीं पाया। मेरी आंखें उन शब्दों को पहचानने से इनकार कर रही थी। फिर डॉक्टर ने बहुत शांत आवाज में कहा कि बधाई हो, बच्चा आपका ही है। और उस पल जो हुआ उसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। कमरा मानो घूमने लगा। मेरे कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी कि मिनाल बेगुनाह है, मिनाल बेगुनाह है। मैं बेवजह उस पर शक कर रहा था। मैं अस्पताल की कुर्सी पर बैठ गया और पहली बार फूट फूट कर रोया। ये खुशी का रोना नहीं था, ये शर्म का रोना था, ये पछतावे का रोना था। मैंने उस औरत पर शक किया जिसने मेरे लिए अपनी दुनिया छोड़ दी थी। मैंने उस औरत पर शक किया जो मेरे बच्चे के खोने के बाद भी चुपचाप टूटती रही, और असली गुनहगार मैं खुद था। घर पर लौटते वक्त मेरी आंखें सड़क पर नहीं थी। हर मोड़ पर मुझे अपनी गलतियां दिख रही थी। मुझे लग रहा था जैसे हर दीवार पर लिखा हो, शक करने से पहले सोच लिया होता।
घर पहुंचते ही मैं सीधे मिनाल के कमरे में गया। वो बिस्तर पर बैठी थी, वो खाली नजरें, वही खामोशी। मुझे देखते ही उसने नजरें झुका ली, जैसे अब उसे किसी सवाल की उम्मीद ही नहीं थी। मैं उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। मेरी आवाज़ कांप रही थी, मिनाल, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। वो चौंकी। पहली बार उसकी आंखों में कोई हरकत दिखी। मैंने उसको सब कुछ बता दिया। डीएनए टेस्ट, कनाडा वाली बात, अपनी गुप्त शादी जिसका मैंने किसी को नहीं बताया था, और ये बच्चा। एक एक सच बिना कुछ छुपाए अब बता दिया। जब मैंने कहना खत्म किया तो कमरे में बहुत देर तक सन्नाटा रहा। फिर उसने बस इतना कहा कि मुझे पता था तुम एक दिन समझ जाओगे। उसकी आंखों से आंसू नहीं गिरे, और यही बात मुझे सबसे ज्यादा तोड़ गई। जब आंसू भी रोने से मना कर दें तब दर्द सबसे गहरा हो जाता है। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया कि माफ कर दो मिनाल, अगर हो सके तो। उसने धीरे से अपना हाथ नहीं खींचा, बस बोली, माफी बाद में, पहले इस बच्चे को अपनाओ जिसे दुनिया ने सड़क पर छोड़ दिया। मैं आपको बताना चाहती हूँ ताकि आपकी गलत फहमी भी दूर हो जाए। उस दिन मैं रो रो कर बात कर रही थी, वो एक अनजान इंसान था जो मुझे बहुत दिन से परेशान कर रहा था। मैंने आपसे इसलिए नहीं बताया कि आप बिना वजह टेंशन में आएंगे। मैंने सोचा था कि खुद हैंडल कर लूंगी, पर उस रात उसने कॉल करके मुझे कुछ धमकियां दी थी, जिसकी वजह से मुझे रोना आ गया। लेकिन आपने मेरी बात सुने बिना ही मुझे मुजरिम मान लिया। मैं उसकी बात हैरानगी से सुन रहा था, मन में शर्मिंदगी थी। फिर वो बोली, पर मैंने वो नंबर साइबर क्राइम में दे दिया, अब कुछ नहीं होगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। उस पल मुझे समझ आया कि माँ सिर्फ होना खून से नहीं बल्कि दिल से होता है। और वहीं से हमारी कहानी ने एक नया मोड़ लिया। दर्द के बाद, जिम्मेदारी के शक के बाद, सच के टूटने के बाद संभलने का उस दिन शाम के करीब दरवाजे की घंटी बजी। मैं और मिनाल दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक गए। घर में वैसे ही सन्नाटा छाया हुआ था, ऐसा सन्नाटा जिसमें आवाज भी डरकर पैदा होती है। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन मेरे कदम भारी थे। दिल को जैसे पहले ही पता था कि अब कोई आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। मैंने दरवाजा खोला तो सामने आकिफ खड़ा था, वही आकिफ जिसे मैंने 1 साल पहले पीछे छोड़ दिया था। चेहरा थका हुआ, आंखें लाल, और कंधों पर ऐसा बोझ जैसे वो महीनों से ठीक से सांस भी नहीं ले पाया हो। मुझे देखते ही उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने कुछ नहीं कहा, बस सर झुका लिया। मैं एक पल को पत्थर बन गया। मेरे अंदर गुस्सा नहीं था, न नफरत, सिर्फ थकान थी, बहुत गहरी थकान। मैंने उसे अंदर आने का इशारा किया। मिनाल ड्राइंग रूम के कोने में बैठी थी। उसने आकिफ को देखा तो उसका चेहरा एकदम सख्त हो गया। वो खड़ी हो गई, जैसे उसके अंदर कहीं कोई पुराना डर फिर से जाग उठा हो। आकिफ ने मिनाल की तरफ देखा, फिर नजरें जमीन पर टिका ली। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने बोलना शुरू किया, मिनाल भाभी, मैं जानता हूँ मुझे यहाँ आने का कोई हक नहीं है, लेकिन अगर आज भी मैंने सच नहीं बताया तो शायद मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। कमरे में सन्नाटा और गहरा हो गया। मैंने कहा, अब जो भी है पूरा सच बता दो, एक बात भी मत छुपाना। फिर आकिफ ने गहरी सांस ली, जैसे सालों का बोझ उतारने लगा हो। उसने बताया कि कनाडा में उसकी जिंदगी पहले से ही बिखर चुकी थी। उसकी बीवी उससे अलग हो चुकी थी, दोनों के बीच रिश्ता खत्म हो चुका था, लेकिन समाज और बच्चों की वजह से सब कुछ अधूरा था। उसने गुस्से में, कमजोरी में मुझे उस शादी में घसीट लिया था जिसका अंजाम उसने खुद भी नहीं सोचा था। मैंने तुम्हें इस्तेमाल किया सनव्वर। ये कहते हुए उसकी आवाज़ टूट गई। मैंने अपनी बीवी को बचाने के लिए तुम्हारी जिंदगी में आग लगा दी। उसने बताया कि उस एक रात के बाद उसकी बीवी सच में प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन हालात ऐसे थे कि वो बच्चा समाज के सामने नहीं आ सकता था। ना वो अपने पति के नाम पर था, ना किसी और के। जब बच्चा हुआ, आकिफ रो रहा था। फिर उसने वही किया जो सबसे बड़ा गुनाह भी था और सबसे बड़ी मजबूरी भी। उसने बच्चे को उसके असली बाप तक पहुंचाने का फैसला किया। वो बोला, मुझे पता था तुम उसे मार नहीं सकते, तुम टूटे हो सकते हो मगर रहमदिल नहीं। उस वक्त मिनाल चुपचाप सब कुछ सुन रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन उसकी उंगलियां बुरी तरह कांप रही थी। आकिफ ने आगे बताया कि बच्चा पैदा होने के बाद उसकी बीवी भी पूरी तरह टूट चुकी थी। डिप्रेशन, डर, पछतावा, सब कुछ एक साथ था। इसलिए मिनाल का डर, उसका चुप रहना, वो सब कुछ किसी साजिश का हिस्सा नहीं था। आकिफ बोला, ऐसा इसलिए नहीं कि उसने कुछ गलत किया था, बल्कि इसलिए कि वो जानती थी कि एक दिन सच सामने आएगा। ये सुनते ही मिनाल की आंखों से पहली बार आंसू गिरे। वो रो नहीं रही थी, बस आंसू अपने आप गिर रहे थे, जैसे बरसों से रुके हुए हों। मैंने उसकी तरफ देखा।
उसकी आंखों में अब दर्द के साथ एक अजीब सी राहत भी थी, जैसे कोई बोझ जो बिना उसकी गलती के उस पर डाल दिया गया था, अब उतर रहा हो। आकिफ ने आखिर में कहा कि मैं भाग सकता था, लेकिन जब मैंने उस बच्चे को सड़क पर रखा तो मुझे पता था कि ये रास्ता मुझे एक दिन यहीं वापस लाएगा। वो मिनाल के सामने झुक गया। भाभी, चाहे आप मुझे माफ मत करना, लेकिन बस मुझे गलत मत समझना। मिनाल कुछ देर तक खामोश रही, फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, नहीं आकिफ, गलत तुम नहीं थे, गलत हालात थे, और सबसे ज्यादा गलत शक था। उसने मेरी तरफ देखा। उस नज़र में गुस्सा नहीं था, बस थकान थी। अगर तुम उस दिन मुझ पर भरोसा कर लेते, उसकी आवाज़ भर्रा गई, तो शायद वो पहाड़, वो अस्पताल कुछ भी नहीं होता। मेरे अंदर कुछ पूरी तरह टूट गया। मैंने सर झुका लिया और आकिफ उठ खड़ा हुआ था। वो जानता था कि अब उसके यहाँ रुकने की कोई जगह नहीं है। जाने से पहले उसने बच्चे की तरफ देखा जो पालने में सो रहा था। उसकी आंखों में पहली बार सुकून था। अब ये बच्चा सही हाथों में है, ये कहकर वो चला गया। उसके जाने के बाद मिनाल बच्चे के पास गई, धीरे से उसे गोद में उठाया। बच्चे ने नींद में ही उसकी उंगली पकड़ ली। मिनाल की आंखों से आंसू गिरते रहे, लेकिन इस बार वो रो रही थी, दर्द से नहीं बल्कि अपनापन महसूस होने से। उसने कहा कि शायद ऊपर वाला हमें माँ बाप बनाना चाहता था, बस रास्ता गलत चुन लिया। मैं उसके पास आकर बैठ गया। पहली बार हमने बिना शब्दों के एक दूसरे को समझा था, और आकिफ के जाने के बाद घर में फिर से वही सन्नाटा लौट आया। लेकिन अब वो सन्नाटा पहले जैसा नहीं था। अब उसमें सवाल कम थे, थकान ज्यादा। मैं सोफे पर बैठा हुआ था और मिनाल बच्चे को सीने से लगाए हुए खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर रात पूरी तरह से उतर चुकी थी, लेकिन कमरे के अंदर एक अजीब सी हल्की रोशनी महसूस हो रही थी, जैसे बहुत अंधेरे के बाद आंखें धीरे धीरे उजाले की आदत डाल रही हों। बच्चा उसकी गोद में बहुत सुकून से सो रहा था। कभी कभी उसकी छोटी सी सांस मिनाल की हथेली से टकराती, और हर बार मिनाल की उंगलियां अपने आप उसे थोड़ा और कसकर पकड़ लेती, जैसे डर हो कि कहीं ये भी उससे छिन न जाए। काफी देर तक हम दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा, शायद शब्द हमारे पास थे ही नहीं। फिर मिनाल ने बहुत धीमी आवाज में कहा कि तुम जानते हो, जब मेरा मिसकैरेज हुआ था, उस दिन मैं बिल्कुल अंदर से मर गई थी। मैंने सर नहीं उठाया, बस सुनता रहा। उसने आगे कहा, लेकिन मेरा मन वहीं अटका रह गया था। हर दिन मुझे लगता था कि जैसे मैं किसी की उम्मीदों को ढो रही हूँ, तुम्हारी मम्मी की, समाज की, और सबसे ज्यादा अपनी। उसकी आवाज कांपने लगी। जब मैंने तुम्हें शक करते हुए देखा, जब तुमने वो शब्द मुझसे बोले, तो मुझे लगा कि शायद मेरी सजा यहीं पर खत्म नहीं होगी। मेरे सीने में कुछ बहुत जोर से चुभता हुआ महसूस हुआ। मैं कुछ कहना चाहता था, माफी मांगना चाहता था, लेकिन हर शब्द झूठा लग रहा था। मिनाल ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक सीधा सा सवाल था, क्या तुम सच में सोचते थे कि मैं ऐसा कर सकती हूँ? अपने बच्चे को जानबूझकर मार सकती हूँ? मैं उसकी तरफ पूरी तरह मुड़ा। मेरी आवाज बहुत भारी थी। नहीं मिनाल, लेकिन उस वक्त मैं खुद को नहीं पहचान पा रहा था। दुख ने मुझे अंधा कर दिया था। उसने कुछ नहीं कहा, बस बच्चे के माथे को चूमा और धीरे से सोफे पर बैठ गई। कुछ देर के बाद वो बोली कि ये बच्चा, ये हमारी गलती का नहीं, हमारी जिंदगी का जवाब है। मैंने उसकी तरफ देखा। अगर तुम चाहो, उसने कहा, तो हम इसे सच मान सकते हैं, बिना सवाल, बिना डर के। मेरी आंखें भर आईं। शायद पहली बार मुझे महसूस हुआ कि टूटने के बाद भी कुछ जोड़ा जा सकता है। अगले कुछ दिन अजीब से थे। घर में अब बच्चा था, लेकिन कोई ढोल नगाड़ा नहीं था। मम्मी भी चुप थी। वो बच्चे को देखती, फिर मिनाल को, और फिर मुझे, और हर बार उनकी आंखों में और दया होती। एक दिन मम्मी खुद मिनाल के पास आई, धीरे से उसके सर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा, मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई। मिनाल ने कुछ नहीं कहा, बस उनके हाथ को पकड़ लिया। उसे एक पल में जैसे कई सालों की कड़वाहट पिघल गई। समाज को जवाब देना आसान नहीं था। कई सवाल उठे, कई बातें बनी, लेकिन इस बार मैंने पीछे हटना नहीं चुना। मैंने सबके सामने सिर्फ इतना कहा कि ये बच्चा हमारी जिंदगी में आया है। कैसे आया, ये हमारा अपना सच है। अगर कोई इसे अपनाने का हक रखता है, तो वो हम हैं। किसी ने मेरी बात पर ताली नहीं बजाई, लेकिन किसी ने सामना भी नहीं किया। धीरे धीरे वक्त अपनी रफ्तार से चलने लगा। मिनाल फिर से हंसने लगी थी, हल्की सी, डरती, लेकिन बच्चा उसकी उंगली पकड़कर सो जाता, और वो हर बार उसे देखकर ऐसे मुस्कुराती कि जैसे ऊपर वाले से कोई वादा निभा रही हो। एक रात मैंने उससे पूछा, क्या तुम कभी उस दर्द को भूल पाओगी? उसने सर हिलाया कि नहीं,
लेकिन अब मैं उसके साथ जीना सीख रही हूँ। मैं समझ गया था कि कुछ कहानियाँ खत्म नहीं होती, बस हमें इंसान बना देती हैं। अगली सुबह कमरे में हल्की धूप आई। मिनाल सोफे पर बैठी हुई थी और बेटा अयाज अभी भी उसकी गोद में गहरी नींद में सो रहा था। उसकी छोटी छोटी उंगलियां उसकी हथेली को कसकर पकड़ रही थी और हर बार उसकी सांसें मिनाल के सीने पर टकराकर उसे हल्की हंसी और सुकून देती थी। मैं चुपचाप कमरे में आया। आखिरी कुछ हफ्तों की सारी उलझनें, डर और शक, गुस्सा, सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो रहा था। मैंने नजरें अयास पर टिकाई। उसका चेहरा शांत और मासूम सा था। मुझे एहसास हुआ कि ये वही बच्चा है जिसने हमारी जिंदगी को फिर से जोड़ दिया था और अब उसके बिना हमारा कल अधूरा था। मिनाल ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ एक हल्की आशा और अपनापन था। वो धीरे धीरे अयास को मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली, सनव्वर, इसे पकड़ो, इसे अपना महसूस करो, ये अब हमारा बच्चा है। उस शब्द ने कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा तोड़ दिया, जैसे सालों की उलझने, गलतफहमियां और दर्द सब हवा में घुल गए हों। मैंने झुककर अयास को अपनी बाहों में लिया। उसकी गर्म सांसें, हल्की हल्की हिचकियां, उसकी मासूमियत, सब कुछ मेरे दिल को पिघला रहा था। मम्मी धीरे धीरे कमरे में आई। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने मिनाल और मुझे देखा, फिर अयास को। धीरे से बोली, तो ये सच में मेरा पोता है? उनके शब्दों में न केवल खुशी थी बल्कि पछतावा भी था कि उन्होंने पहले शक और डर के कारण कितनी गलत बातें सोची। वो ठीक नहीं थी। मिनाल ने मम्मी की तरफ देखा और उनकी आंखों में एक अजीब राहत और प्यार की चमक दिखी। माँ, आप दादी बन गई, उसने धीरे से कहा। मम्मी ने धीरे धीरे अयास को अपने हाथों में लिया, उसकी नन्ही उंगलियों को अपने हाथों में रखा और हल्की हंसी के साथ बोली कि इतना मासूम और कितना प्यारा है, ये सच में हमारा ही बच्चा है। उस वक्त मानो कमरे में जैसे सारा डर, गुस्सा और सन्नाटा उड़ गया था। मिनाल ने मुझे देखा और हल्की सी मुस्कान दी। हम दोनों के दिल अब फिर से जुड़ गए थे और उस छोटे से बच्चे अयास ने हमारी टूटती हुई दुनिया को जोड़ दिया था। उस दिन हमने तय किया कि अब कोई शक, कोई डर, कोई पछतावा हमारी जिंदगी पर हावी नहीं होगा। अयास को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया जाएगा। हर दिन उसकी हंसी, हर पल उसकी मासूमियत हमारे लिए नई शुरुआत होगी। और पहली बार हम तीनों, मिनाल, मैं और अयास, एक साथ बिना किसी डर और डरावनी यादों के अपनी छोटी छोटी खुशियों को गिनने लगे। और अगली सुबह का सूरज धीरे धीरे कमरे में घुस रहा था। मिनाल सोफे पर बैठी हुई थी। अयाज अभी भी उसकी गोद में गहरी नींद में सो रहा था। मैंने देखा कि मिनाल की आंखों में हल्की उदासी और थकान अभी भी थी, लेकिन अयाज की मासूम मुस्कान उसे थोड़ी राहत दे रही थी। तभी दरवाजे पर हल्की सी खटखट हुई और मिनाल की पुरानी दोस्त रुबीना अंदर आई। उसकी मुस्कान में हमेशा की तरह सुकून और गर्माहट थी, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। मिनाल, मैंने सुना कि तुम और अयाज। रुबीना की बात थोड़ी हिचकिचाहट के साथ शुरू हुई, फिर धीरे धीरे पक्का बन गया। मिनाल की आंखें चमकी, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। रुबीना, हाँ, ये सब सच है। मैं अभी भी खुद को संभाल नहीं पा रही हूँ। रुबीना पास आई और मिनाल का हाथ पकड़ लिया। देखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। किसी ने तुम्हारे खिलाफ कुछ कहा, डराया या परेशान किया, अब सब कुछ पीछे छूट चुका है और तुम्हारे पास अयाज है। मैंने कमरे में खड़े होकर देखा और समझ गया कि रुबीना सिर्फ मिनाल की सहेली नहीं, बल्कि अब उसकी सपोर्ट सिस्टम बन चुकी थी। हर बार जब मिनाल डर, शक या अकेलेपन में डूबती, तो रुबीना हमेशा उसके पास रहती। रुबीना ने अयाज को देखा और मुस्कुराते हुए बोली, वाह, ये अयाज है, कितनी मासूमियत है इसमें। मैं वादा करती हूँ, इस बच्चे के साथ हम सब हमेशा खड़े रहेंगे। तुम अकेली नहीं हो मिनाल। मिनाल की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब ये दर्द के आंसू नहीं, राहत और भरोसे के आंसू थे। उसने धीरे से कहा, थैंक यू रुबीना, तुम्हारे बिना मैं शायद इतना नहीं सिमट पाती। रुबीना ने अपनी पीठ थपथपाई और बोली, अब डरने की जरूरत नहीं, सनव्वर भी तुम्हारे साथ है और अयाज भी। ये बच्चा तुम्हारा प्यार और हमारी उम्मीदों का सिला है। ये बच्चा तुम्हारा परिवार पूरी तरह से जोड़ देगा। मिनाल ने गहरी सांस ली और रुबीना की तरफ देखते हुए बोली, हाँ, अब मुझे लगता है कि मैं सब कुछ संभाल सकती हूँ। रुबीना ने हल्की हंसी में कहा, तो चलो अब हम सब मिलकर अयास की दुनिया बनाते हैं। हर दिन ऐसा बनाए कि उसके लिए और तुम्हारे लिए कोई डर नहीं हो, कोई अकेलापन नहीं हो, ये एहसास हो कि हम सब साथ हैं। रुबीना हर दिन मिनाल और अयास के साथ रहती, छोटे छोटे कामों में मदद करती, मिनाल के डर और थकान को महसूस करती और हमेशा उसकी हिम्मत बढ़ाती। कभी कभी अयास के साथ खेलती भी,
कभी मिनाल को गाइड करती कि कैसे बच्चे की परवरिश में खुद को शांत रखा जाए। रुबीना की मौजूदगी ने हमारी कहानी में एक नई रोशनी डाल दी। अब न सिर्फ मिनाल और मैं बल्कि हमारा पूरा परिवार अयाज और रुबीना के साथ धीरे धीरे पुराने दर्द से उभर रहा था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि अयाज की मासूम मुस्कान, मिनाल की हिम्मत, मेरी जिम्मेदारी और रुबीना का प्यार साथ में एक नई शुरुआत की नींव बन रहे थे। इस कहानी का सबक यही है कि कठिनाइयाँ चाहे जितनी भी बड़ी हों, लेकिन जब प्यार, भरोसा और हिम्मत साथ हो, तो हर दर्द और हर खोई हुई खुशी को फिर से पाया जा सकता है, क्योंकि सच्चा परिवार वही है जो मुश्किलों में भी साथ खड़ा रहे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।